वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी ये हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिहेवियरिज्म। सो आज की इस वीडियो में हम बिहेवियरिज्म के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। बिहेवियरिज्म की हम विशेषताओं को देखेंगे, साथ ही हम जे.बी. वॉटसन के बारे में भी हम जानेंगे। इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, साथ ही इन्होंने कौन कौन से फेमस बुक्स लिखे, इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। जे.बी. वॉटसन के द्वारा बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्कूल या किसी भी संप्रदाय की स्थापना बिल्कुल सडनली नहीं हो जाती है। उसके पीछे कुछ कुछ उसका बैकग्राउंड भी होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि प्रेरित होकर या प्रभावित होकर कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी व्यक्ति अपने एक थ्योरी या अपने सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। अगर हम जे.बी. वॉटसन की बात करें, इनके केस में ये चीज़ें थीं कि वॉटसन दर्शन शास्त्र के भी स्टूडेंट रहे थे। इन्होंने फिलॉसफी को बहुत ही डीपली इन्होंने पढ़ा था और साथ ही ये अरस्तू के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। और साथ ही इन्होंने एनिमल साइकोलॉजी का भी इन्होंने अध्ययन किया था और ये चार्ल्स डार्विन के विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और पशु मनोविज्ञान के अध्ययन में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। साथ ही हम कह सकते हैं कि क्योंकि वॉटसन ने जेम्स एंजल के ही अंडर में रहकर अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी, इनकी थ्योरी पर या इनके विचारों या सिद्धांतों पर हम प्रकार्यवाद का भी थोड़ा प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वॉटसन के लाइफ हिस्ट्री को हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। इसके बाद हम बिहेवियरिज्म के थ्योरीज़ या इसके सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जे.बी. वॉटसन का जो लाइफ टाइम रहा वो 1878 से 1958 तक का रहा। इनका जन्म 1878 में ग्रीनविली, साउथ कैरोलिना में हुआ था। इन्होंने लैटिन, ग्रीक, मैथ्स, फिलॉसफी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी फुरमान यूनिवर्सिटी से और साथ ही इन्होंने 1903 में इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी इन्होंने करी थी। किसके अंडर में? एंजल और डोनाल्डसन के अंडर में। यहीं पे शिकागो यूनिवर्सिटी में ही इनका इंटरेस्ट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हुआ और यहाँ से इनको एक दिशा मिल गई और व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवाद का के सिद्धांतों के लिए ये कार्य करते गए और आगे चलकर इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की। इनके पीएचडी का टॉपिक था, रिसर्च टॉपिक था एनिमल एजुकेशन। क्योंकि ये एनिमल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे, इन्होंने खुद भी पीएचडी करने के लिए यही टॉपिक चुना था। और एनिमल एजुकेशन, द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द वाइट रैट, इस टॉपिक पर इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी जेम्स एंजल और डोनाल्डसन के अंडर में। शिकागो यूनिवर्सिटी से कब की थी? 1903 में की थी। क्योंकि इन्होंने पीएचडी बहुत ही कम एज में कंप्लीट कर ली थी, अपने टाइम में ये सबसे बहुत ही अपने ग्रुप में ये सबसे छोटे मनोवैज्ञानिक के तौर पे इन्हें जाना जाता था। इसके बाद इन्होंने 1907 में इन्होंने एक और रिसर्च किया जिसका कि नाम था काइनेस्थेटिक एंड ऑर्गेनिक सेंसेशन ऑफ द वाइट रैट। इसके बाद इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें 1908 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, इस शीर्षक के तहत व्यवहारवादी सिद्धांतों पर इन्होंने स्पीच दिया, व्याख्यान दिया या लेक्चर दिया। इसी टाइम को व्यवहारवाद का जन्म हम कह सकते हैं या व्यवहारवाद का शुभारंभ यहीं से हुआ। यहीं पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही जब इन्होंने इस टॉपिक पर अपने रिसर्चेज और अपनी थ्योरीज़ के बारे में जब इन्होंने स्पीच दी या इन चीज़ों को बताया, तो वहीं से लोगों को व्यवहारवाद के बारे में इसके तथ्यों को जानने का मौका मिला और व्यवहारवाद एक सिद्धांत, एक स्कूल या एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हो पाया। इसलिए हमें ये डेट याद रखना है कि 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी जे.बी. वॉटसन के द्वारा। कहाँ पे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और इनकी इस स्पीच को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं कि ये आगे साइकोलॉजी में बहुत ही स्टडीज़ इन्होंने करी, बहुत ही फेमस स्टडीज़ इन्होंने करी और इनके कार्यों को देखते हुए ये काफ़ी आगे तक गए और 1915 में इन्हें एपीए का अध्यक्ष भी बनाया गया। आगे इनके बुक्स के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे,
जिसमें कि इनकी एक बुक है बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव साइकोलॉजी। ये बुक इन्होंने 1914 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट बुक थी इनकी साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट। ये बुक इनकी 1919 में प्रकाशित हुई थी। इनकी नेक्स्ट बुक थी बिहेवियरिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी। और यहीं इन्होंने बिहेवियरिज्म में इन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में बताया, नई नई बातों को बताया, व्यवहारवाद के सिद्धांतों को इन्होंने और ज़्यादा स्पष्ट किया यहाँ पे। और इन्होंने हेरिडिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने व्यवहार मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना, और साथ ही इसके लिए इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर को इन्होंने जिम्मेदार बतलाया। मीन्स कोई भी व्यक्ति आज जो भी है, आज वो जो है वो उसकी हेरिडिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, उसके इन्वायरमेंट, उसका जो इन्वायरमेंट है वो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। इनका एक कथन भी काफ़ी चर्चित हुआ था बिहेवियरिज्म बुक में। इन्होंने एक कथन भी लिखा था, कथन दिया था, जो कि इस तरह है कि मुझे दर्जनों स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उनमें से रैंडमली किसी भी एक को लेकर उन्हें ट्रेंड करके मैं उन्हें या तो डॉक्टर, वकील या बिजनेसमैन भी बना सकता हूँ, या फिर मैं उन्हें चोर या भिखारी भी बना सकता हूँ। मीन्स वॉटसन का मानना था कि व्यक्ति के होने में, व्यक्ति आज जो भी है या उसका जो भी व्यवहार या बिहेवियर है, उसमें हेरिडिटी का कोई भी हाथ नहीं होता। उसका इन्वायरमेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है। इनकी ये बुक बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी, काफ़ी फेमस हुई थी, और इनके इस कथन को आज भी याद रखा गया है। और कई सारे एग्ज़ाम्स में ये कथन भी एग्ज़ाम में आता है कि ये किसके द्वारा दिया गया। तो आपको याद रखना है कि ये इनका बहुत ही फेमस लाइन है या फेमस स्टेटमेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड। ये बुक इन्होंने 1928 में लिखी थी। हम यहाँ देखते हैं कि जे बी वॉटसन का जो इंटरेस्ट था वो चाइल्ड केयर में भी था। और इनकी स्टडी को भी हम देख सकते हैं, जो कि अल्बर्ट नाम के बच्चे पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। आगे हम जैसे जैसे हम लर्निंग, थिंकिंग इन टॉपिक्स में आएंगे, वैसे वैसे हम इन एक एक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और एक एक थ्योरी को हम वहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि इन्होंने अल्बर्ट नाम के बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि कंडीशनड फियर पर इन्होंने प्रयोग किया, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। और वहीं उसी से प्रभावित होकर इन्होंने इस बुक की रचना की थी, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड, 1928 में। अपने साइकोलॉजी में इन्होंने काफ़ी उम्दा कार्य किए, और इनका जो लाइफ था वो 1958 में जाकर थम गया। मीन्स इनकी मृत्यु 1958 में हुई। आगे हम देखते हैं व्यवहारवाद के कुछ विशेषताएं, या फिर व्यवहारवाद में किन चीज़ों के बारे में फोकस किया गया है, या व्यवहारवाद का मेन सिद्धांत क्या है, उसको हम यहाँ पे वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, और इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साथ ही हम देखते हैं कि व्यवहारवाद पर प्रकार्यवाद का भी थोड़ा प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। और आगे इन्होंने बतलाया कि मनोविज्ञान पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। मीन्स इन्होंने मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको कि नेचुरल साइंस कहते हैं, उसी तरह से इन्होंने साइकोलॉजी को भी एक नेचुरल साइंस ही माना। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके लिए इनकी आलोचना भी हुई आगे चलकर। इन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। साथ ही इन्होंने चेतन के अध्ययन से या कॉन्शियस के अध्ययन से कोई वैज्ञानिक महत्व के आंकड़े प्राप्त नहीं होने की बात कही। मीन्स इन्होंने कॉन्शियस के स्टडी को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके लिए भी आगे चलकर इनकी आलोचना की गई थी। आगे इन्होंने बतलाया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु सरल एवं जटिल दोनों तरह के व्यवहार का अध्ययन है। मीन्स मनोविज्ञान जो है वो हर तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है, चाहे कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर हो या फिर सिंपल बिहेवियर हो, हर तरह के व्यवहार का अध्ययन करने की क्षमता रखता है। इन्होंने इसमें इतने कार्य किए, आगे चलकर और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, फेमस साइकोलॉजिस्ट व्यवहारवाद से जुड़े, जिनमें कि हल का नाम, या फिर गथरी, या फिर हम स्किनर का नाम हम देखते हैं, बैंडूरा। इनका नाम मुख्य रूप से आता है कि ये लोग व्यवहारवाद से जुड़े, व्यवहारवाद के सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया, और इसके अकॉर्डिंगली ही इन्होंने अपनी थ्योरी
डी। सो इस तरह हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का मनोविज्ञान में मीन्स बहुत ही ब्रॉड स्टडी हुई और बहुत ही ब्रॉड एक्सपेरिमेंट किए गए, इसलिए इसको व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का सेकंड फोर्स या द्वितीय बल कहा जाता है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मनोविज्ञान का प्रथम बल साइको एनालिसिस है और मनोविज्ञान का सेकंड फोर्स जो है वो बिहेवियरिज्म है या बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने चेतन या मन के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनकी साइकोलॉजी को मन रहित मनोविज्ञान माइंडलेस साइकोलॉजी कहा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है कि माइंडलेस साइकोलॉजी किसको कही जाती है। आपके सामने 4-5 ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि माइंडलेस साइकोलॉजी व्यवहारवादियों के द्वारा कही गई है। मीन्स व्यवहारवाद में माइंड का और कॉन्शियसनेस का कोई भी स्थान नहीं है, ये माइंडलेस साइकोलॉजी है। साथ ही इन्होंने मूल प्रवृत्ति और हेरिडिटी को भी महत्व नहीं दिया, बल्कि पर्यावरणीय कारकों पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। और यहाँ हम एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि इनकी थ्योरी को SR थ्योरी कहा जाता है। मीन्स बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो SR थ्योरी पर बेस्ड है, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी पर व्यवहारवाद बेस्ड है। सो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, जो कि हम व्यवहारवाद का हम सोल कह सकते हैं जिन्हें। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक सिस्टम के रूप में बिहेवियरिज्म एज अ सिस्टम। इसमें क्या क्या थ्योरीज दी गई, इनके क्या सिद्धांत रहे, इन्होंने किन मेथड्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया और किस तरह से इन्होंने कार्य किया, इन चीज़ों पर हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।